Hello dear students and viewers, welcome back again Lux Classes. Today in this lecture I would like to discuss about the neo-Lamarckism. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम नियो-लामार्किज्म की बात कर रहे हैं, जिसको नव-लामार्कवाद भी कहते हैं. Under the heading of Lamarckism, we have to discuss briefly about the theory that was proposed by the Lamarck, that is popularly known as theory of inheritance of acquired characters, जिसमें हमने बताया था उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत. बट न्यू लामार्किज्म में हम एक्सप्लेन करेंगे कि लामार्क के द्वारा बताए गए जो थ्योरीज है, दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो सोमैटिक सेल तक ही सीमित होते हैं. दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. जैसे पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता है. तो न्यू लामार्किज्म इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लामार्किज्म. देयर आर सर्टेन साइंटिस्ट, they have to propose the theory of neo-Lamarckism, which we are going to describe today. Neo-Lamarckism is a modified version of Lamarckism. नव-लामार्कवाद जो है, मॉडिफाइड माने रूपांतरित, वर्जन माने स्वरूप. जो नियो-लामार्किज्म है वह लामार्किज्म का एक रूपांतरित, परिवर्तित स्वरूप है, derived from the genetics. न्यू लामार्किज्म जो है वो लामार्किज्म का एक मॉडिफाइड या रूपांतरित स्वरूप है. एंड दिस मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लामार्किज्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिसर्चेज इन द मॉडर्न जेनेटिक्स. आज आधुनिक जेनेटिक्स पे बहुत सारी रिसर्च हुई. आज आधुनिक जेनेटिक्स पे बहुत सारे कार्य हुए. बहुत सारी रिसर्च के पश्चात जो कुछ कमियां थी लामार्किज्म में उनको मॉडिफाइड किया गया और आज की डेट में उसको न्यू लामार्किज्म के नाम से जाना जाता है. दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेंच जियार्ड. इस थ्योरी को, न्यू लामार्किज्म थ्योरी को प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक थे फ्रांस के जियार्ड, स्पेंसर, कोप, बोनर, नेगली, टी.एच. मॉर्गन, etc. अकॉर्डिंग टू न्यू लामार्किज्म, नव लामार्कवाद के अनुसार, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स व्हिच बिकम इनकॉर्पोरेटेड. नव लामार्कवाद के अनुसार जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होती थी, जो अर्जित लक्षण होते थे, जो जर्म प्लाज्म के साथ सम्मिलित हो जाते थे, इनकॉर्पोरेटेड हो जाते थे, जुड़ जाते थे, आर हेरिटेबल, वह वंशानुगत हो जाते थे. एंड आकुमुलेटेड माने इकट्ठा हो जाते थे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और वह इकट्ठा होकर के पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं. एंड रिजल्टिंग इन द ओरिजिन ऑफ न्यू फॉर्म एंड न्यू स्पीसीज, और जिसके परिणाम स्वरूप एक नए स्वरूप का जन्म होता है और एक नई प्रजातियों का जन्म होता है. दैट इज द थ्योरी ऑफ न्यू लामार्किज्म. नव लामार्कवाद के अनुसार जितने भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी उपार्जित लक्षण होते हैं, वह जाकर के जर्म प्लाज्म से इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, जर्म प्लाज्म में मिल जाते हैं. बिकॉज जर्म प्लाज्म इज फाउंड इन द जर्म सेल and germ cells is transmitted from one generation to the another generation. Germ cells means we are talking about the sperm and ova, because the somatic cells are die after the death of the organism and that cannot process from one generation to the another generation. तो इस तरह से जितने भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी अर्जित लक्षण होते हैं, वो जाकर के जर्म प्लाज्म में सम्मिलित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं और इस तरह से वंशानुगत होते हैं. और पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं,
जिसके द्वारा एक नए स्वरूप का जन्म होता है और एक नई प्रजातियों का जन्म होती है। दिस इज द एविडेंसेस आर यू कैन सी दिस इज प्रोवाइड द एविडेंसेस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब क्वेश्चन है कि कौन कौन से वैज्ञानिक थे जो नव लैमार्कवाद के सपोर्ट में आए। एक्सपेरिमेंट इन सपोर्ट ऑफ न्यू लैमार्किज्म। नव लैमार्कवाद की सपोर्ट में बहुत सारे वैज्ञानिक आए। द फॉलोइंग एग्जाम्पल सपोर्ट्स न्यू लैमार्किज्म। नीचे दिए गए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो नव लैमार्कवाद का सहारा देती हैं, नव लैमार्कवाद को सपोर्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला है जो फर्स्ट है, नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ न्यू लैमार्किज्म। फर्स्ट है, इसमें लिखा भी है फॉलोइंग एग्जाम्पल सपोर्ट्स न्यू लैमार्किज्म। नीचे दिए गए जो बहुत सारे उदाहरण हैं उन नव लैमार्कवाद को सहारा देते हैं, सपोर्ट करते हैं। बोनर कैरीड आउट न्यूमरस ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट। बोनर नामक वैज्ञानिक ने बहुत सारे ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट्स किए विद इन द नेटिव माने मूल या ओरिजिनल एंड अननेचुरल इन्वायरमेंट में और अप्राकृतिक वातावरण में। एंड फाउंड दैट, और उन्होंने पाया, क्या पाया, वेरिएशन प्रोड्यूस्ड बेयर इनहेरिटेड टू दियर फ्यूचर जनरेशन। और उन्होंने पाया कि जो भी वेरिएशंस होते हैं, जो भी विभिन्नताएं होती हैं, वो जो होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाती हैं। बोनर ने बहुत सारे ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं नेटिव यानी मूल या अप्राकृतिक वातावरण में संपन्न किया और उन्होंने पाया कि जो वेरिएशंस होती हैं, जो विभिन्नताएं होती हैं, जो विभिन्नताएं प्रोड्यूस होती हैं, एंड दैट वेरिएशन विल बी इनहेरिटेड इनटू द फ्यूचर जनरेशन। आगे है द व्हाइट माइस व्हिच बेयर रियर्ड एट ए हाई टेम्परेचर। व्हाइट माइस माने सफ़ेद मूस, सफ़ेद चूहा। व्हिच बेयर रियर्ड माने जिनका पालन किया जाता है एट हाई टेम्परेचर। सफ़ेद चूहे जिनका पोषण जो होता है, जिनका पालन पोषण जो है उच्च तापमान पर किया जाता है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बेयर फाउंड माने ऐसा पाया गया टू डेवलप ए लार्जर बॉडी एंड लॉन्ग टेल। सफ़ेद चूहे जो होते हैं जिनका पालन पोषण जो है उच्च तापमान पर किया गया और ऐसा पाया गया कि उनके शरीर में जिनकी जो बॉडी है वो लार्जर हो रही है और उनकी पूंछ जो है बड़ी हो जा रही है। और ऐसा पाया गया कि उनमें जो है लार्जर बॉडी डेवलप हो रही है, उनकी टेल जो है लार्ज हो रही है। अब क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दी लार्जर, उनकी बॉडी लार्जर हो रही है, टेल लार्जर हो रही है और हाइंड लिम्स माने पिछले जो पैर हैं वो भी लंबे हो रहे हैं। द करेक्टर्स वाज पास टू द ट्रांसमिटेड टू द दियर ऑफ स्प्रिंग। और जो करेक्टर्स थे वो उनकी संतानों में जो है वो ट्रांसफ़र हो गए यानी स्थानांतरित हो गए। इसके अलावा है टावर एक्सपोज्ड। टावर नामक वैज्ञानिक ने एक्सपोज माने प्रदर्शित किया सम पोटैटो बीटल्स टू एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टावर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, टावर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, सम पोटैटो
टावर एक्सपोज माने सामना कराना। टावर नामक वैज्ञानिक ने कुछ पोटैटो बीटल्स को वातावरण की असामान्य दशाओं में रखा, तापमान की असामान्य दशाओं में रखा, ह्यूमिडिटी माने आर्द्रता की असामान्य दशाओं में रखा, एक्सपोज माने सामना कराना या रखना, एट स्टेज माने उस अवस्था पर, व्हेन दियर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेयर डेवलपिंग। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का भाव स्पष्ट किया जाए तो टावर नामक वैज्ञानिक ने कुछ पोटैटो बीटल्स को वातावरण यानी टेम्परेचर की असामान्य दशाओं पर, आर्द्रता की असामान्य दशाओं पर उस अवस्था में रखा जबकि उनके अंदर प्रजनन अंग का विकास हो रहा था। द ऑफस्प्रिंग ऑफ दीज बीटल्स शोज कलर वेरिएशन। जो ऑफस्प्रिंग हुई, जो संतति हुई, इस बीटल्स की जो संतति हुई, इस बीटल्स की जो संतानें हुई, उनमें कलर वेरिएशन पाया गया, उनके रंगों में विभिन्नताएं पाई गई। एंड दीज बेयर पास्ड टू द ऑफस्प्रिंग, और वह जो होती है अगली ऑफस्प्रिंग यानी में ट्रांसफ़र हो गई। नेक्स्ट है सेल्स एक्सपोज टू द एक्स-रे। कुछ कोशिकाएं हैं जो एक्स-रे का सामना करती हैं, आर ट्रीटेड विद अ सर्टेन केमिकल। अगर उनको कुछ केमिकल से ट्रीट किया जाए, कुछ उसके ऊपर कुछ केमिकल डाला जाए, जैसे कोल्चिन है, मस्टर्ड गैस है, तो उनके अंदर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल वेरिएशन देखने को मिल रहा है। दे कैन कॉजेज द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और क्रोमोसोमल वेरिएशन। तो उनके अंदर गुणसूत्र में अनियमितताएँ पाई जा रही है। आगे है न्यू लैमार्किज्म एक्सप्लेनेशन, नव लैमार्कवाद की व्याख्या। उसमें पहला है फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल फ्रॉम सोमैटिक सेल। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल फ्रॉम सोमैटिक सेल। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल का मतलब होता है जननिक कोशिकाओं का निर्माण। जननिक कोशिकाओं का निर्माण दैहिक कोशिकाओं से, या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जननिक कोशिकाओं का निर्माण दैहिक कोशिकाओं से होता है। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन के केस में, एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव माने होता है कायिक प्रवर्धन। द जर्म सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सोमैटिक सेल। ऐसी कंडीशन में जो जननिक कोशिकाएं होती हैं उनकी उत्पत्ति जो होती है सोमैटिक सेल से होती है। दीज है क्रोमोसोम, इनमें जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एंड जीन्स, जो जीन्स पाए जाते हैं, दे आर सिमिलर टू दियर पेरेंट्स, ये अपने पिता के समान होते हैं। कुल मिला के कहना यह है कि अलैंगिक प्रजनन में और कायिक, जिसको हम कहते हैं प्रोपगेशन वाले फैलाव में, जर्म सेल की उत्पत्ति जो होती है वो सोमैटिक सेल से होती है, और जर्म सेल में क्रोमोसोम की नंबर्स और जीन्स की संख्या वही होती है जो सोमैटिक सेल में होती है, यानी पेरेंट्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल आगे दिया गया है एग्जाम्पल्स में है प्लांट्स रेज्ड फ्रॉम ट्यूबर्स। प्लांट की उत्पत्ति जो होती है गांठों से होती है। स्टेम कटिंग माने होता है तनों के काटने से होती है। आर फ्रॉम लीफ बड्स, लीफ माने होता है पत्तियां, बड्स माने कलिकाओं से होती है। और अंडरग्राउंड स्टेम इनहेरिट जीन्स, अथवा ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले, अंडरग्राउंड माने ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले, स्टेम माने तनों से होती है, जो कि जीन को इनहेरिट करते हैं, जीन का वंशानुगत करते हैं। एंड क्रोमोसोम फ्रॉम द पेरेंट्स, जिसमें जीन और क्रोमोसोम की जो वंशानुगत होती है पेरेंट्स से होती है। ठीक है। कुछ पौधे जो होते हैं गांठों से निकलते हैं, कुछ जो है तने काट कर लगा दिए जाते हैं, उनसे उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ जो होते हैं ज़मीन के नीचे पाए जाने वाले तने से निकलते हैं। तो इन सब में जो प्लांट्स ग्रो करती हैं उनमें जो क्रोमोसोम की नंबर संख्या और जीन्स की संख्या होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू द पेरेंट्स। इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल फ्रॉम सोमैटिक सेल। आगे है नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन जर्म सेल थ्रू सोमैटिक सेल। वातावरण का जो प्रभाव होता है जर्म सेल पर होता है, लेकिन किसके थ्रू होता है? सोमैटिक सेल के द्वारा से होता है।
कहने का तात्पर्य है वातावरण का प्रभाव जर्म सेल पर सोमैटिक सेल के द्वारा होता है। अकॉर्डिंग टू हैरिसन, जर्म सेल में कैरी एक्वायर्ड और सोमैटिक वेरिएशन टू द ऑफस्प्रिंग। हैरिसन के अनुसार जो जर्म सेल्स होती हैं वह कैरी माने ले जाती हैं, एक्वायर्ड माने अर्जित, और सोमैटिक दैहिक वेरिएशन वाली विभिन्नताओं को अपने ऑफस्प्रिंग में। हैरिसन नामक वैज्ञानिक के अनुसार जो जर्म सेल्स होती हैं, जो जननिक कोशिकाएं होती हैं, वह दैहिक विभिन्नताओं को अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती हैं अथवा अर्जित कर लेती हैं, जो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर देती हैं। दैट इज द हैरिसन एक्सपेरिमेंट। और आगे है डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट ऑन जर्म सेल। टावर एक्सपोज्ड यंग वंस ऑफ पोटैटो बीटल टू एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। मैंने पहले बताया था कि टावर नामक वैज्ञानिक ने एक यंग्स पोटैटो बीटल को जो है वातावरण की तापमान और आर्द्रता की असामान्य परिस्थितियों में रखा। द हीट ट्रीटमेंट्स डूड नॉट प्रोड्यूसेस एनी सोमैटिक चेंजेज। इस तरह से जो हीट ट्रीटमेंट्स था, जो गर्मी में उसको रखा गया, उष्मा के द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया गया, उनके अंदर ऐसे पोटैटो बीटल्स के अंदर कोई सोमैटिक चेंजेस नहीं लाया। डिड नॉट प्रोड्यूसेस एनी सोमैटिक चेंजेस इन द नेक्स्ट जनरेशन। उन्होंने कहा कि हीट ट्रीटमेंट के पश्चात डिड नॉट प्रोड्यूस एनी सोमैटिक चेंजेस, कोई भी दैहिक बदलाव नहीं हुआ कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो स्थानांतरित हो सके। यानी कुल मिलाकर के टावर ने क्या किया, पोटैटो बीटल्स को जो है हाई टेम्परेचर पे रखा, ह्यूमिडिटी में रखा, लेकिन उन्होंने पाया क्या, कोई सोमैटिक चेंजेज ऐसे नहीं हुए कि जो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सके। ये चेंजेस वेयर पास टू द सक्सीडिंग जनरेशन, लेकिन ये चेंजेस जो है अगली पीढ़ी में गए, मतलब उस अगली पीढ़ी में तो नहीं गए, उसके बाद वाले क्रम से अगली पीढ़ी में गए। इसका मतलब क्या हुआ, मूलर डिमॉन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ एक्स रे इन प्रोड्यूसिंग हेरिटेबल वेरिएशन इन ड्रोसोफिला। मूलर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक्स रे के द्वारा जो आनुवांशिक वेरिएशन हो रहा है ड्रोसोफिला में, उसका वर्णन किया, और उन्होंने बताया कि ये जो चेंजेज होते हैं वो क्रोमोसोम की संरचना में होते हैं। आगे है जर्म सेल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल चेंजेज। जननिक कोशिकाएं जो होती हैं वातावरण में होने वाले बदलाव के द्वारा प्रभावित होती हैं। जर्म सेल्स में बी अफेक्टेड डायरेक्टली बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर। जननिक कोशिकाएं जो होती हैं वो सीधा पर्यावरणीय कारक के द्वारा प्रभावित होती हैं। दैट इज द टावर एक्सपेरिमेंट। और लास्ट में है सोमैटिक कैरेक्टर्स आर द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड एनवायरनमेंट। दैहिक लक्षण जो होते हैं वह जीन्स और पर्यावरण के इंटरेक्शन के द्वारा परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। इट मीन्स इन्वायरमेंट डज नॉट अफेक्ट द जीन एक्सप्रेशन। इसका मतलब होता है जो पर्यावरण होता है वो जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित नहीं करता है। सो दैट्स ऑल टुडे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। चैनल्स को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।